Starting from the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. Welcome to HSSDLP, Hina Secondary School Digital Learning Platform. I am your maths teacher of class 8. My name is Mohammad Ehsan Khan. So without wasting our time, let's start our video. So today we will talk about operations on set. आज हम बात करने वाले हैं operations on set के हवाले से, जो कि आपकी काउंटडाउन बुक का ऑक्सफोर्ड वालों की फर्स्ट चैप्टर है। पेज नंबर 6 के ऊपर आपको ये चैप्टर अवेलेबल होगा। लेकिन उन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले आप लोगों ने अपने बुक्स और कॉपीज़ को अच्छे से ओपन कर लेना है, ताकि आपको सेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ सकें और अपने रिसर्च के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लेना है। सो स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट से। इन दिस यूनिट वी विल लर्न, इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे सेट एंड इट्स टाइप, सेट और उसकी अकसाम, सेट्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के सेट मीन्स के नंबर के एतबार से अगर देखा जाए तो कितने नंबर्स के सेट हम क्रिएट कर सकते हैं। टू डिफ़ाइन अ सबसेट एंड अ पार्ट सेट, हम डिफ़ाइन करेंगे सबसेट और पार्ट सेट को। टू हाउ टू वेरीफाई कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट, किस तरह से साबित किया जा सकता है कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स को। हाउ टू वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को किस तरह से हम वेरीफाई करेंगे, साबित करेंगे, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, सीखेंगे। और लास्ट है हमारा हाउ टू वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन था जिसने सेट से रिलेटेड 2 लॉज बनाए थे, जिसका पूरा नाम ऑगस्टस डी मॉर्गन था। तो डी मॉर्गन्स के लॉ को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है वो भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, सेट्स। जब भी हम सेट्स को स्टडी करते हैं तो हमारे ध्यान में 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट आर सेट्स, वाई डू वी नीड दैम, हाउ डू वी रिप्रेजेंट दैम। सेट्स क्या होते हैं, हमें उनकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट दैम, और उन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, लिखा जा सकता है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट आर सेट्स, सेट्स होते क्या हैं। सेट इज़ व्हाट, सेट बेसिकली इज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। सेट जो है वो मजमुआ है चीज़ों का। इसकी सेकेंड डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सेट जो है वो मजमुआ है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। किस तरह से, वेल डिफाइंड का मतलब जिस चीज़ की भी बात हो रही हो वो अच्छे से वेल डिफाइन हो, अच्छे से बयान हुई हुई हो। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुनफरिद, मतलब ऐसी चीज़ का मजमुआ जो कि अच्छे से बयान हुई हुई हो और हर चीज़ एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो, मुनफरिद हो। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ, उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट, बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम मेंबर्स भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। बोथ वर्ड्स हैव सेम मीनिंग्स बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। इन सब चीज़ों का मतलब एक ही है, बस तलफ़्फ़ुज़ अलग अलग है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी डेफिनेशन में ऑब्जेक्ट्स के बजाय एलिमेंट्स लिख लें, एलिमेंट्स के बजाय मेंबर्स लिख लें। अब ऑब्जेक्ट की कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए निकाली हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट हम अपने पेंसिल को भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सेल फोन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा एनिमल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एनिमल का सेट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम बर्ड्स को नहीं इंसर्ट कर सकते। दैट सी बात है, हमारे जो सेट की डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो आउट हो जाएगा, क्योंकि सेट के अंदर कहा है कि अगर आप किसी चीज़ का भी सेट बना रहे हो वो चीज़ वेल डिफ़ाइन हो और वो चीज़ एक दूसरे से मुनफरिद हो। तो वेल डिफ़ाइन का मतलब ये है कि हम एनिमल्स का सेट बना रहे हैं तो वो वेल डिफ़ाइन है कि इसमें सारे एनिमल्स ही आने हैं। अगर उसमें बर्ड्स भी इंसर्ट कर देंगे तो फिर वो वेल डिफ़ाइन नहीं होगा, उसमें बोलेंगे भाई बर्ड्स भी आ रहे हैं और फिर एनिमल्स भी आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये हुआ मेरा कि फॉर एग्जांपल हमारा सेट जो है, हम अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, फैमिली ग्रुप अलग होता है, फ्रेंड्स का ग्रुप अलग होता है। तो हम फैमिली में फ्रेंड्स को ऐड नहीं कर सकते और फ्रेंड्स को फैमिली में ऐड नहीं कर सकते आम तौर पर, ठीक है। तो आपका समझ लें फ्रेंड का सेट अलग बना हुआ है, जो कि ये सारे कॉन्टैक्ट एक दूसरे से मुनफरिद हैं, इनकी अलग अलग आइडेंटिटी है और ये बात वेल डिफाइन है कि ये आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है। इसी तरीके से आपकी फैमिली का जो ग्रुप है वो सारे जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो एक दूसरे से मुनफरिद हैं, डिस्टिंक्ट हैं, और आपको वेल डिफ़ाइन हुई भी है ये बात कि आपका ये फैमिली का ग्रुप है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। अक्सर क्लासेस में आपके स्कूल से रिलेटेड मैं एग्जांपल दूं कि 7C का सेट ले आओ, 7D का सेट ले आओ, 7A का सेट ले आओ, अक्सर आपने टीचर्स को बोलते हुए सुना होगा, ठीक है। तो 7C के अंदर ये बात हमें वेल डिफ़ाइन होती है कि 7C के अंदर 7C के स्टूडेंट की कॉपीज़ होंगी, ठीक है, और 7 क्लास की कॉपीज़ होंगी और मैथ्स की कॉपीज़ होंगी। तो हमें वेल डिफ़ाइन है और हर स्टूडेंट एक दूसरे से मुनफरिद होता है। नाम सेम हो सकते हैं, वल्दियत भी सेम हो सकती है, लेकिन आइडेंटिटी अलग अलग होती है। हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स तो सेम नहीं हो सकते ना, तो इस तरीके से वो सेट क्रिएट होगा। ये सारी एग्जांपल मैं इसलिए ही आपको दे रहा हूँ कि आपका जो सेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्डअप हो जाए।
तो अब देखते हैं, देखो हम सेट को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। सबसे पहले ABCD में A आता है। जब भी हम पहला सेट क्रिएट करेंगे मैथ्स के अंदर तो हम उसको A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। A से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और हमेशा सेट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेट के अंदर जो आम तौर पर एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम स्मॉल से लिखते हैं, वो A B C इस तरह से। और यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स में और डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल हम क्रिएट करते हैं अगर सेट ओशियंस का और टीम्स का। ओशियंस का सेट अलग है और टीम्स का सेट अलग है। पहले ओशियंस को देख लेते हैं। मतलब हमारे जो वर्ल्ड है उसमें 5 तरीके के ओशियंस हैं, एटलांटिक, आर्टिक, साउथर्न, इंडियन, पैसिफिक। दीज आर द 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। तो ये पूरा एक ओशियंस का सेट बन गया। ये बात वेल डिफाइन है। जो बात हो रही है वो ओशियंस की हो रही है, और हर ओशियन एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, मुनफरिद है। इसी तरीके से हम टीम्स का अगर सेट क्रिएट करना चाहेंगे तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये आपका सेट बन गया किसका? टीम का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सेट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो हमें डेली लाइफ में भी सेट की ज़रूरत पेश आती है। इसी तरीके से सेट जो है वो एग्जिस्ट करता है हमारी डेली लाइफ के अंदर। सो इसलिए हम चैप्टर को पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड सवालात को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स को। आपके पास जो सेट की मेन टाइप्स होती हैं वो नॉर्मल टाइप्स होती हैं। मींस आमतौर पर जो हम बुक्स के अंदर बुक्स वगैरह में सेट की टाइप्स पढ़ते हैं, वो जो मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपको टाइप्स लिखी हुई हैं वो सिंगल्टन सेट, यूनिवर्सल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, पावर सेट, इक्विवेलेंट सेट, प्रॉपर सेट, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट और सबसेट, ये आपकी सेट की मेन टाइप्स होती हैं जो आमतौर पर सेट की टाइप्स को इस तरह से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू नंबर्स जो मैंने करके आपको ये टाइप्स दी हुई हैं, ये टाइप्स को मैंने समझाने के लिए आपको बताया हुआ है कि अगर नंबर्स के एतबार से हमें सेट क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का सेट अलग क्रिएट करना है, होल नंबर्स का सेट अलग क्रिएट करना है, इंटीजर का सेट अलग से बनेगा, रैशनल नंबर का सेट अलग से बनेगा, इवन नंबर का सेट अलग बनेगा। इस तरह से इवन नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से लिख के दिखाते हैं। अगर हम इवन नंबर का सेट बना रहे हैं तो उसके आगे हम ई लिखेंगे। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिखा हुआ है। तो जो आपकी जो मेन टाइप्स हैं पहले हम उसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू नंबर्स के एतबार से हम कितने सेट क्रिएट कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमारे पास है सिंगल्टन सेट। अब सिंगल्टन सेट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। सिंगल्टन सेट, तो सिंगल्टन सेट के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब भी हम सेट बनाने जाते हैं हमारे पास एक ही सेट बनाना है, हमें 2-3 सेट नहीं बनाने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेट बनाते हैं उसको हम ए का नाम देते हैं। ए का नाम क्यों देते हैं? फॉर एग्जांपल आप जब इंग्लिश पढ़ते हो तो ABCD जो काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, तो ABCD इंग्लिश जो है वो ABCD जो स्टार्ट होती है वो A से स्टार्ट होती है। तो आप पहला सेट क्रिएट कर रहे हो, सबसे पहले तो आपने इसको रिप्रेजेंट करा है A से, कैपिटल से। मैंने आपको कहा था जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम वो आमतौर पर कैपिटल से ही किया जाता है। और सेट के अंदर अगर आप गौर करें तो आपके पास एक ही एलिमेंट मौजूद है, एक ही एलिमेंट मौजूद है। मैंने आपको आगे और करके एक एग्जांपल आपको नंबर की भी दी हुई है कि या तो उसमें ABCD लेटर हो या आपके पास नंबर हो, लेकिन ये सिंगल्टन सेट कहलाएगा। सिंगल्टन सेट का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली सिंगल्टन सेट आपके पास अगर सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद होता है तो उसको हम सिंगल्टन सेट कहते हैं। आपके पास, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, आपके पास सेट के अंदर अगर एक ही एलिमेंट मौजूद, एक ही एलिमेंट है ना हमारे पास, ये जो ए है, यहाँ पर हमारे पास जो 1 है ये भी हमारे पास एक ही एलिमेंट है। तो जब आपके पास एक ही एलिमेंट मौजूद होगा उसे आप सिंगल्टन सेट कहोगे। क्या कहोगे? सिंगल्टन सेट कहोगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं इक्वल सेट की। इक्वल सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और आपके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। गौर कीजिएगा ज़रा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा इक्वल सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और आपके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास यहाँ 2, 4, 6, 8 है और हमारे पास यहाँ पर भी 2, 4, 6, 8 है। अगर आप गौर करें तो इनके जो ऊपर नंबर्स दिए हुए हैं, 2 फर्स्ट सेट में 2 है तो सेकंड सेट में भी 2 है, इनके एलिमेंट्स भी सेम है और इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। जिस सेट के एलिमेंट्स भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो उसे हम इक्वल सेट का नाम देते हैं। इसकी सेकंड एग्जांपल देख लो यहाँ पर आप, कि यहाँ पर देखो आपके पास ABC दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपके पास ABC दिया हुआ है। यहाँ पर ABC का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है, मतलब C पहले है और A बाद में है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जो एलिमेंट्स हैं आप गौर से देखो वो सेम है, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, उसे हम इक्वल सेट कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट की तरफ, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट जो है वो बेसिकली आपका
इक्विवेलेंट सेट को हम इस तरह से डिस्कस करते हैं कि जब जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। मैंने क्या कहा कि एलिमेंट सेम ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। यहाँ पर देखो A B C है और यहाँ पर आपके पास 1 2 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एलिमेंट्स तो अलग अलग हैं, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी है, जो आपके नंबर हैं, मतलब यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, ठीक है। तो फर्स्ट सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सेकंड में भी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो आपके इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पे एम्प्टी सेट। अब हमारा एम्प्टी सेट क्या है? जो बिल्कुल खाली सेट होता है। उसकी एग्जांपल इस तरह से है कि आपने ए से एक सेट बनाया, पहला फर्स्ट सेट आप बना रहे हो, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। ये बहुत सिंपल है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, वो हमारा एम्प्टी सेट कहलाता है। एम्प्टी सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये तरीका है कर्ली ब्रैकेट से, और एक हमारे पास जिसे हम फाई का सिंबल भी कहते हैं, ये हमारे पास नल सेट भी कहा जाता है एम्प्टी सेट को, ठीक है। तो हम एम्प्टी सेट को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो तो हम इस तरह से लिख देंगे A = 0 और उस पर क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और इस तरह लिखना नहीं चाह रहे तो हम लिखेंगे A = कर्ली ब्रैकेट स्पेस कर्ली ब्रैकेट, तो ये हमारा एम्प्टी सेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि U के सेट के अंदर A के सेट के भी एलिमेंट मौजूद हैं 1 2 3, और B के सेट के भी एलिमेंट मौजूद हैं 4 और 5। यूनिवर्सल सेट के अंदर तमाम सेट के एलिमेंट्स आ जाते हैं। जिस सेट के अंदर तमाम सेट के एलिमेंट्स मौजूद हों उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। बहुत सिंपल सा है। मतलब अगर हम यहाँ देखें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1 2 3 ये जो A के सेट के एलिमेंट हैं, और यहाँ पर 4 और 5 ये B के सेट के एलिमेंट हैं। इन दोनों को मर्ज कर हमने U के सेट में लिखा हुआ है। मीन्स यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें आपको अगर A का सेट दिया हुआ है, B का सेट दिया हुआ है, आगे C का सेट भी दे सकते हैं। C के सेट में आपको डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो C के सेट के भी जो एलिमेंट होते हैं वो इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होते हैं। सारे सेट के एलिमेंट मौजूद होते हैं। जो भी सवाल आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, A का सेट दिया हुआ है सवाल में आपको, B का सेट दिया हुआ है सवाल में आपको, उन दोनों सेट के एलिमेंट्स को मर्ज करके U के सेट में दिया हुआ होगा, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सिंपल है। उसके बाद इनफाइनाइट सेट को हम डिस्कस कर लेते हैं। और इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है अनलिमिटेड लातादाद। जिस सेट के अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट्स हों, हमें पता ना हो कि उनकी लिमिट सेट क्या हो। फॉर एग्जांपल इससे पहले वाले सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर, हमने पढ़ा था कि भाई 1 से लेके 5 तक एलिमेंट्स मौजूद थे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से सेट को क्लोज कर दिया था। लेकिन इनफाइनाइट सेट के अंदर अगर आप गौर करें तो इनफाइनाइट सेट के अंदर आपको यहाँ पर डॉट 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 आगे कंटिन्यू है। हमें नहीं पता कि आगे एलिमेंट कहाँ तक हैं, 100 तक हैं, 1000 तक हैं, ठीक है, 1 लाख तक हैं, 10 लाख तक हैं, 1 करोड़ है, बिलियन है, मिलियन है, ट्रिलियन है, क्वाड्रिलियन है, हमें नहीं पता। ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स की तादाद लातादाद हो, हमें उनकी तादाद मालूम ही ना हो, ठीक है, आगे उनको डॉट डॉट करके आपको टू बी कंटिन्यू दिया हुआ है, वो इनफाइनाइट सेट कराते हैं, जिनकी कोई लिमिट ना हो। इनको क्लोज नहीं किया हुआ है एंड के नंबर से। आगे डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये आगे कंटिन्यू है, ठीक है, ये रुके नहीं है। तो वो सेट जिसके कोई लिमिट ना हो, जो अनलिमिटेड हो, जिसके अंदर एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनलिमिटेड हो, वो आपके इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं फाइनाइट सेट को। देखो फाइनाइट सेट के अंदर आपको एक लिमिट दी हुई है। फाइनाइट सेट के अंदर आपको लिमिट कैसे दी हुई है कि आपको यहाँ पर A-B-C के बाद ब्रैकेट लगाया हुआ है, डॉट डॉट नहीं दिया हुआ। डॉट डॉट का मतलब डॉट डॉट नहीं दिया हुआ, तो A-B-C के ऊपर यहाँ पर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 है, A है, B है और C है। डॉट 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 अगर मौजूद होते तो फिर वो हमें इस तरह से इंडिकेट कर रहे होते कि आगे इसके एलिमेंट C-D-E-F-G-H वो आगे कंटिन्यू है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसके अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट्स मौजूद हों, हमें ना पता हो उनकी लिमिट का। और फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसके अंदर हमें पता हो कि यहाँ पर A-B-C है, या यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, या यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। उनकी लिमिट का, फाइनाइट सेट की लिमिट का हमें पता होता है, और इनफाइनाइट सेट की लिमिट का हमें पता नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सबसेट। अच्छा, अगर सबसेट को हम बहुत सिंपल लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें तो सबसेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ अनदर सेट, दूसरे सेट का हिस्सा। बी जो है वो ए के सेट का हिस्सा है। अगर हम ए और बी दोनों के सेट को कंपेयर करें तो ए के सेट में हमारे पास 1 to 5 एलिमेंट्स हैं, और बी के सेट में हमारे पास 1 to 3 एलिमेंट्स हैं। मींस ए जो है वो हमारा मेन सेट है। मेन सेट उसे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा एलिमेंट है। अच्छा, इसके आगे जाकर हम इसे सबसेट को अलग से और डिटेल में भी समझेंगे, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। हम इसे थोड़ा सा तेज़ी से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमने बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में अभी हमने यहाँ समझा कि जो सबसेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ अनदर सेट, दूसरे सेट का हिस्सा।
यहाँ पर बी जो है वो ए के सेट का हिस्सा है, क्योंकि जो ए के सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 वो बी के सेट में आ रहे हैं, और ए जो है वो बड़ा सेट है, ए के सेट में और इजाफी एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, तो इसलिए जो है वो हम कह सकते हैं बी सबसेट है किसका, ए का। और ए क्या होगा हमारे पास, ए होगा हमारा सुपर सेट, उसे हम मेन सेट भी कह सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रॉपर सेट की। ये बहुत सिंपल है। प्रॉपर सेट के अंदर शामिल होते हैं, मौजूद होते हैं सारे एलिमेंट सुपर सेट के। मैंने कहा प्रॉपर सेट के अंदर बी जो है वो हमारा प्रॉपर सेट है, बी जो है वो हमारा प्रॉपर सेट है। तो ए क्या है, ए जो है वो हमारा मेन सेट है या सुपर सेट है, इसे हम सुपर सेट भी कह सकते हैं और मेन सेट भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा प्रॉपर सेट में सारे एलिमेंट शामिल होते हैं किसके, सुपर सेट के, लेकिन सुपर सेट में इजाफी एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। प्रॉपर सेट में तो सारे एलिमेंट होते हैं तकरीबन किसके ही, उसी में से ही एलिमेंट आ रहे होते हैं, किस में, सुपर सेट में से, लेकिन सुपर सेट में इजाफी एलिमेंट मौजूद होते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हमारे पास है वो सी जो है वो हमारे पास इजाफी एलिमेंट है, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉपर सेट वो सेट होते हैं जिनके अंदर शामिल होते हैं मेन सेट के एलिमेंट्स, लेकिन सारे एलिमेंट मौजूद नहीं होते। जो हमारे पास मेन सेट है, हमारे पास देखें जो मेन सेट है वो ए बी सी है, इसमें सी जो है वो इजाफी है, लेकिन इसमें से कुछ ही एलिमेंट जो है वो हमारे बी के सेट में आ पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं बी जो है वो प्रॉपर सेट है किसका, ए का, क्योंकि ए के सेट में ऐसे भी एलिमेंट मौजूद हैं जो बी के सेट में नहीं है। अगर ए के सेट में सेम एलिमेंट होते और बी के सेट में भी सेम एलिमेंट होते तो वो हमारा इम्प्रॉपर बन जाता, लेकिन अभी आपको प्रॉपर सेट समझ में आ गया होगा। प्रॉपर सेट सिंपल सा वो है, प्रॉपर सेट के अंदर एलिमेंट्स किस में से ही होते हैं, सुपर सेट में से ही होते हैं, लेकिन पूरे नहीं होते, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और सुपर सेट के अंदर एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम उसको कह देते हैं कि हमारा बी जो है हमारा ए का क्या है, प्रॉपर सेट है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इम्प्रॉपर सेट। इम्प्रॉपर सेट हमारा बहुत सिंपल है, अगर हम इसे थोड़ा सा फोकस के साथ देखें, ठीक है। वो फोकस क्या है हमारे पास, ज़रा देखिएगा। अब हमारे पास यहाँ पर दो सेट्स हैं, सिंपल सा, हमारे पास यहाँ ए है 1 2 3 और हमारे पास यहाँ बी है 1 2 3। अब हमने कहा था ए जो है वो हमारा मेन सेट है और बी जो है वो हमारा इम्प्रॉपर सेट है। वो किस तरह से, हमने यहाँ पर कहा कि हमारा जो मेन सेट होता है उसके अंदर कुछ इजाफी एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट मेन सेट में है, इसे हम ए वाले सेट को हम मेन सेट अभी कंसीडर कर रहे हैं, तो जो एलिमेंट मेन सेट में है वही एलिमेंट जो हैं वो बी के सेट में भी मौजूद हैं। तो बी जो है वो मेन सेट का हमारा, उसको सुपर सेट भी हम कह सकते हैं। बी जो है वो सुपर सेट का क्या हुआ, इम्प्रॉपर सेट हुआ, क्योंकि जितने एलिमेंट किस में थे, सुपर सेट में थे, उतने ही एलिमेंट जो हैं वो हमारे इम्प्रॉपर सेट में भी हैं, मतलब बी के सेट में भी है। तो हम कह सकते हैं बी जो है वो इम्प्रॉपर सेट है किसका, ए का। फॉर एग्जाम्पल अगर बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल अगर बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद होता, 1 और 2 मौजूद होता, 3 मौजूद नहीं होता, तो बी जो है वो प्रॉपर सेट होता। लेकिन यहाँ पर बी के अंदर जो है वो 3 भी मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं बी जो है वो आपका इम्प्रॉपर सेट है किसका, ए का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेट ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ नंबर्स का मतलब नंबर्स के एतबार से देखा जाए तो हम कितने तरह के नंबर्स के सेट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे नंबर 1 हमारा जो है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का वैसे तो आमतौर पर नेचुरल का मतलब कुदरती होता है। नेचुरल नंबर्स यहाँ पर इस तरह से हैं कि नेचुरल नंबर इंक्लूड्स द नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर के अंदर शामिल होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, उसके आगे के नंबर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन्स जब कभी भी हमें नेचुरल नंबर का सेट क्रिएट करना होगा तो हम लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 1 2 3। और याद रहे नेचुरल नंबर का जो सेट है वो स्टार्ट होता है 1 से। मीन्स 1 से लेकर जो नॉर्मल हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट का मतलब ये कंटिन्यू है, तो वो हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, नॉर्मल काउंटिंग जो हमारी होती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये बहुत सिंपल से आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपने। जो हमारा नेक्स्ट है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स इंक्लूड्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में थोड़ा सा ही फ़र्क है। नेचुरल नंबर का सेट जो है वो आपका स्टार्ट होता है 1 से, और आपका जो होल नंबर्स का सेट है वो स्टार्ट होता है आपका किससे, 0 से। ये छोटा सा ही फ़र्क है नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में। जब भी आप होल नंबर्स का सेट क्रिएट करोगे तो आप उसको 0 से स्टार्ट करोगे। और एक बात और,
नेचुरल नंबर के सेट को n से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि होल नंबर्स के सेट को w से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स का सेट जब कभी हमसे बनाने का बोलेंगे तो हम w = 0 से स्टार्ट करेंगे और नेचुरल नंबर को n = 1 से स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स भी बहुत सिंपल ही होगा, देखिएगा। इंक्लूड दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। इसके अंदर शामिल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स। होल नंबर्स वही वाले होल नंबर जो 0 स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसमें प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी, एक्सेप्ट 0 विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सिवाय 0 के। 0 जो है ना ही वो प्लस होता है, 0 पे कोई चार्ज नहीं होता, ना ही वो प्लस होता है, ना ही वो माइनस होता है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय z। यहाँ पर नेचुरल नंबर के सेट को z से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको इस तरह से लिखा जाता है, z = -1 -2 -3 और 0। यहाँ पर प्लस वाले भी और माइनस वाले भी नंबर दोनों शामिल होते हैं, लेकिन 0 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि ना 0 प्लस में होता है ना 0 माइनस में होता है। ये आपके इंटीजर्स का सेट है, सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर नंबर दैट कैन बी रिटन एज सिंपल फ्रैक्शन। द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स बट द डिनोमिनेटर इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर। द सेट ऑफ होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई Q। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि लिखे जाते हैं सिंपल फ्रैक्शंस के अंदर। सिंपल फ्रैक्शन का मतलब जिसमें न्यूमरेटर भी होता है, जिसमें डिनोमिनेटर भी होता है। न्यूमरेटर का मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर का मतलब नीचे वाला। 2/3, 3/4, 4/5, 6/7, 8/9, इस तरह से आप इसको कह सकते हो। बट द डिनोमिनेटर इज़ अ नॉन ज़ीरो डिजिट। लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर हो उस पर एक कंडीशन है, यहाँ पर वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वो ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो, वो 10 हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, लेकिन वो ज़ीरो ना हो, तो फिर वो रैशनल नंबर का सेट नहीं कहलाएगा। रैशनल नंबर का सेट, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो रैशनल नंबर का सेट को सिंपल फ्रैक्शन में लिखा जाता है और इसमें एक कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर में आपके पास जो इंटीजर होगा, जो नंबर होगा, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। द सेट ऑफ होल नंबर्स, इन सारे नंबर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Q से। जब कभी भी हमें फ्रैक्शंस में सेट बनाना होगा 3/4, 4/5, 5/6, तो हम उसके आगे Q = लिख के बताएंगे। यहाँ पर आपके पास जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। इस फॉर्म को मैंने आगे डिटेल में समझाया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे स्टॉप करूँगा। नेक्स्ट है हमारे पास इवन नंबर्स। सिंपल कहाँ जा रहा है, ठीक है। इन इवन नंबर इंक्लूड दी 0, 2, 4, 6 and so on. The set of even number is represented by E. It is written as E = -6, -4, -2 means even numbers को E से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब कभी भी हमें इवन नंबर का सेट क्रिएट करना होगा तो सिंपल हम उसे E = लिख कर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर शामिल होते हैं वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11 छोड़ेंगे, 12 लेंगे, 13 छोड़ेंगे, 14 लेंगे। ये सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे इवन नंबर्स के सेट में आते हैं और इवन नंबर्स के सेट को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंपल। इसमें प्लस वाले भी नंबर्स हो सकते हैं, इसमें माइनस वाले भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन 0 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जैसा कि आपको पता है। तो नेक्स्ट है हमारा, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर्स इंक्लूड द इंटीजर। ऑड नंबर के अंदर, इंटीजर का मतलब यहाँ नंबर ही है, इंटीजर्स कह लो या नंबर्स कह लो, बात एक ही है। ऑड नंबर के अंदर वो इंटीजर्स शामिल होते हैं +1, +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन, इससे आगे के। मीन्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो हमारे इवन नंबर में आते हैं और जो 2 से डिविजिबल हैं, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे इवन नंबर में आते हैं और जो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते वो हमारे ऑड नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तो जो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते वो हमारे ऑड नंबर्स में आते हैं। यहाँ पर ज़रा देखिएगा, -7, -5, -3, -1, 0, +1, +3, +5, +7। और हम ऑड नंबर्स के सेट को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर 1, 3, 5, 7, 9 नंबर्स आते हैं, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, दोनों तरीके के नंबर्स आ सकते हैं। अब जो लास्ट है हमारा वो देखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर इंक्लूड दी होल नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। बोल रहे हैं प्राइम नंबर्स के अंदर वो होल नंबर्स शामिल होते हैं जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक 1
वन एंड दी नंबर इटसेल्फ, एक जो फैक्टर हो वो वन हो और दूसरा जो हो वो नंबर हो खुद से। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, इट इज़ रिटन एज पी इज इक्वल्स टू 2 3 5 7। इन शॉर्ट अगर हम बात करें वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाली लाइन थी सर ये थोड़ी सी समझ नहीं आई, तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी बोर्ड वर्किंग करके दिखाता हूँ और हम अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की तरफ। तो देखिएगा लेट्स सपोज एन एग्जांपल, अगर हम एक नंबर लेते हैं 9, ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 अपने टेबल में भी आता है और 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है। तो हम 9 की अगर फैक्टर्स की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 9। 9 जो है वो इनका प्रोडक्ट है और ये जो 3 और ये 3 लिखा हुआ है ये दोनों 9 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ये दोनों 9 के क्या हैं बेटा? फैक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन अब हमने कहा कि प्राइम नंबर की कोई एग्जाम्पल हमें देनी है और समझनी है वाली लाइन को कि उन्होंने क्या लिखा हुआ था, वन एंड नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल अब हम लेते हैं वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में ही आते हों। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2। तो वो ये कह रहे थे कि प्राइम नंबर के अंदर एक तो जो उसके फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। एक जो है वो नंबर होता है द नंबर इटसेल्फ, यही लिखा हुआ था। उसके बाद और एक जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स आ गए जिसमें से एक 1 होता है और जिसमें से एक वही नंबर होता है जो आपका प्रोडक्ट होता है। तो 2 1s आर 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ बात करता हूँ 5 की, तो 5 भी ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में ही आता है। तो 5 1s आर 5। इसके अंदर भी अगर आप चेक करें तो एक आपके पास 1 आ रहा है और दूसरा खुद वही 5 आ रहा है, वही प्रोडक्ट आ रहा है जो आपका आंसर है। तो इस तरह से रिलेटेड जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। हम 7 की भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लास्ट में। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 7। अब आप चेक करें कि यहाँ पर आपके पास ये 1 आ रहा है और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका फैक्टर में भी आ रहा है। इसी तरीके से जो आपके नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स, उनके जो फैक्टर्स होते हैं उसमें एक 1 आता है और एक वो नंबर खुद होता है जिसके हम फैक्टर्स बना रहे होते हैं। जैसे 7 खुद है जिसके हम 7 के फैक्टर्स बना रहे हैं। 7 जो है वो हमारा प्रोडक्ट है और 7 मल्टीप्लाई 1 जो है वो हमारे फैक्टर्स हैं। मुझे उम्मीद है आपको शायद समझ में आया हो। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट आर सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? तो सबसेट की एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में समझा था कि सबसेट्स को हम और डीपली ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि आपका टॉपिक भी था, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल हम कोल्ड ड्रिंक से ले लेते हैं। वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, ठीक है। तो हमारे पास फ़र्ज़ करें 3 कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एक है 7 अप, एक है मिरिंडा और एक है पेप्सी। और आपके पास ये चॉइस है कि आपने इन तीनों में से कोई सी एक सिलेक्ट करनी है। 7 अप को हमने नेम दिया है ए का, मिरिंडा को हमने नेम दिया है बी का और पेप्सी को हमने नेम दिया है सी का, ठीक है। तो आपने के पास समझ लें जो मिरिंडा है इसका हम सेट बना रहे हैं, तो सेट में हमने जो मिरिंडा रखी है उसको हमने बी का नाम दे दिया, 7 अप जो रखी है उसको हमने ए का नाम दे दिया, क्योंकि 7 अप नेम बड़ा हो जाता है तो हमने उसको ए सपोज कर लिया, उसको बी और उसको सी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक चॉइस है कि आप 7 अप लोगे या तो आप मिरिंडा लोगे या तो आप पेप्सी लोगे। अगर मैं कहूँ कि आपके पास चॉइस है कि आप 2 कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एनी 2, ठीक है, या तो आप ए बी लोगे या तो आप बी सी लोगे, मतलब मिरिंडा और पेप्सी, या तो आप 7 अप और पेप्सी का कम्बिनेशन करोगे, ठीक है। 7 अप और पेप्सी सी है। और अगर मैं कहूँ कि आप तीनों पी सकते हो उसमें से, ठीक है, आप तीनों पी सकते हो उसमें से, तो आपके पास जो कम्बिनेशन बनेगा वो ए बी सी का बनेगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आ रहा है। ये सारे ऑब्जेक्ट बात किसकी हो रही है? कोल्ड ड्रिंक की। वेल डिफाइन है यहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स की। यहाँ पर हम जो है वो वाटर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर जो है वो हम रूह अफ़ज़ा की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स की। वेल डिफाइन है और हर डिस्टिंक्ट है, हर एलिमेंट एक दूसरे से क्या है? अलग अलग है। 7 अप जो है वो मिरिंडा नहीं है, मिरिंडा जो है वो 7 अप नहीं है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ डॉक्टर ने आपको स्ट्रिक्टली मना करा है कि आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी ही नहीं है, आपका गला ख़राब हो जाएगा, तो आपके पास होगी नो चॉइस, मतलब एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी सेट। अगर आप डीपली ऑब्जर्व करें तो आपका जो मेन सेट है वो सारे सेट, सबसेट मतलब छोटे सेट, ये सारे सेट जो हैं वो इसमें से ही क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो जो आपके मेन सेट है, ये सारे जो सेट क्रिएट हो रहे हैं ये सारे मेन सेट में से ही क्रिएट हुए हैं। इसमें कोई सा भी ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है इन छोटे सेट्स में, ये सारे सबसेट्स हैं जो कि मेन सेट में मौजूद ना हो। देखें आप ए बी सी, सर ये एम्प्टी सेट, बेटा एम्प्टी सेट जो है वो मैथ्स की बुक्स के मुताबिक, मैथमेटिशियंस के मुताबिक हर सेट के अंदर मौजूद होता है। एम्प्टी सेट जो है वो खाली सेट जो है वो एवरी सेट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि
वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं ईच सेट इज पार्ट ऑफ मेन सेट। ये जो हर एक सेट है ये हिस्सा है किसका, मेन सेट का। और मेन सेट को हम क्या कह सकते हैं, मेन सेट को हम सुपर सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हम छोटी सी एक डेफिनेशन समझेंगे सबसेट की, जो बहुत सिंपल होगी। सबसेट मीन्स पार्ट ऑफ एन अनदर सेट। सबसेट का मतलब होता है दूसरे सेट का हिस्सा। अगर आप और से देखें तो ये सारे सेट इसके हिस्से ही हैं, और ये हमारा क्या है, मेन सेट। ये हमारा क्या है, मेन सेट। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है व्हाट आर पार्ट सेट। ये पार्ट सेट्स क्या होते हैं। इफ़ ए इज़ अ सेट विच इज़ इक्वल टू 1 2 3, बोल रहे हैं अगर एक सेट है ए, वो बराबर है किसके, 1 2 3 के, देन द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट। बोल रहे हैं जितने भी ए के सबसेट्स होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, पावर सेट कहलाएंगे। और किस तरह से, पावर सेट को लिखा इस तरह से जाता है, मतलब रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है कि पी और ब्रैकेट में ए, इसका मतलब है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। इसकी एक एग्जाम्पल लिखिएगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है ए बी, देन इसके जो पावर सेट्स बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, वो इस तरह से इसके क्रिएट होंगे कि एक होगा आपका ब्लैंक सेट, एम्प्टी सेट। मैंने कहा था हर सेट में एक एम्प्टी सेट मौजूद होता है, ए बी और ए बी। अच्छा, ये पावर सेट, ये 4 पावर सेट कहाँ से आ गए, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके कितने पावर सेट बनेंगे। तो बेटा ये बहुत सिंपल है। मैथमेटिशियन आपको आंसर जल्दी लाने के लिए, आपका टाइम सेव करने के लिए फॉर्मूलाज इन्वेंट करके देते हैं। सर हम भी फॉर्मूला इन्वेंट कर सकते हैं, नहीं बेटा अभी नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, आफ्टर PhD आप फॉर्मूलाज को जो है वो इन्वेंशन की तरफ आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ज़रा कि अगर हमें सबसेट को अगर हमें पावर सेट को फाइंड करना होता है तो हम किस तरह से उसको फाइंड करते हैं। तो मैथमेटिशियन ने हमें एक फॉर्मूला निकाल कर दिया है, बना कर दिया, बहुत सिंपल सा है। फॉर्मूला इसी तरीके का काम करता है जैसे हमें मतलब किसी बिल्डिंग के ऊपर जाना है, टॉप फ्लोर पर जाना है, तो लिफ्ट जिस तरह से काम करती है। लिफ्ट हमारा टाइम भी सेव करेगी, लिफ्ट हमें जल्दी पहुँचा भी देगी, और लिफ्ट से हम थोड़ा जल्दी पहुँच भी पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला क्रिएट करके दिया है मैथमेटिशियंस ने, जो कि फॉर्मूला है पावर सेट इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। ये नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, वही चीज़ कहा था मैंने आपको कि जो सेट के अंदर जो भी चीज़ मौजूद होती है वो आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स। ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, ए बी एलिमेंट है, सारे सेट के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो कि अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2, ये कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, 2 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो आप जो है जितने एलिमेंट होंगे n की जगह पर वही वैल्यू को प्लेस कर दोगे। यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं तो देखो मैंने यहाँ पे n की जगह पे क्या लिख दिया बेटा, 2। सो 2 की पावर को हमने 2 टाइम्स पढ़ा तो हमारे पास आंसर आया 4 सेट्स। मीन्स इस फॉर्मूले से हमें पता ये चला कि हमें फार्मूला जो है वो हमें इस काम आएगा, हमें पता लग जाएगा कि हमने कितने सेट्स क्रिएट करने हैं और पावर सेट के कितने सेट बनेंगे। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2 के ऊपर n लगा हुआ था बेटा। यहाँ पर n का मतलब था नंबर ऑफ़ एलिमेंट। नंबर ऑफ़ एलिमेंट का मतलब काउंट करें कितने नंबर्स हैं, 1 और 2। यहाँ पर 2 हैं तो मैंने n की जगह पे देखो बेटा 2 प्लेस करा है। क्या प्लेस करा है, 2 प्लेस करा है। इज इक्वल्स टू 4। जब 2 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा, सॉरी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा। देखो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी एग्जाम्पल भी करके दिखाता हूँ, बोर्ड वर्किंग भी करके दिखाता हूँ, जरा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पावर सेट है, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, मेरे पास एक पावर सेट है 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पर 2 की पावर क्या लेनी है बेटा, 4 लेनी है। क्या लेनी है मेरा बेटा, 2 की पावर 4। मतलब मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4। ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर क्या आएगी, 4। अब 2 4 का मतलब ये नहीं है कि अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 8 बन जाएगा, तो आपके पास ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा। 2 की पावर 4 का मतलब है आपने 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो आपके पास आंसर आएगा 16 सेट्स। तो फिर आप उसके 16 सेट्स को क्रिएट कर लोगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 एलिमेंट है तो आपका आंसर आया 4 सेट। फिर आप उसे लिखोगे पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू अ सेट ऑफ 4 सेट्स। पावर सेट कितने सेट का बनेगा, 4 सेट्स का बनेगा। ठीक है, अब आपके पास जब भी आप पावर सेट बनाने के लिए जाते हो तो सबसे पहले एम्प्टी सेट और फिर एक एक के सेट्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 2 2 के। तो 1 का सेट आपने यहाँ अलग बनाया, 2 का सेट आपने यहाँ अलग बनाया। जब 1 और 2 खत्म हो गए देन फिर आप 2 2 के सेट बनाओगे। फिर आपने 1 और 2 का सेट अलग से क्रिएट कर लिया। जब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह तो फिर मैं आपको इसे और अच्छे से समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा।
बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सेट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने, जो आपको लगता है जो की पॉइंट्स हैं, वो आपने अपनी कॉपीज़ में लिख लेने हैं या अपने कॉपी के बैक साइड पे लिख लेने हैं, ताकि आगे के लिए आपके लिए आसानी हो। जब क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमारे जहन में जो बातें हैं वो बैठी हुई हों। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग हैं, उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।